Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल पार्ट 1। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को फॉर्मुलेट करना स्टार्ट कर दिया और ये सभी ग्रोथ मॉडल जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की ग्रोथ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हीं से डील करते हैं। एक जो कॉमन फीचर है इन सब मॉडल का दैट इज़ कि ये सब के सब मॉडल केंजियन सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो इन सब मॉडल में सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज़ हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल। ऑल्दो ये जो हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल है दे आर डिफरेंट इन डिटेल्स बट दे आर सिमिलर इन सब्सटेंस कि दोनों लास्ट में एक ही कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। दोनों ही मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी इकॉनमी की जो स्टडी ग्रोथ है उसको अचीव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी असेंशियल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। हम पूरे मॉडल को 2 पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पार्ट में हम हैरड मॉडल को डिस्कस करेंगे दैट इज़ पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट में हम डोमर ग्रोथ मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केंजियन इकोनॉमिक्स हम दोनों की बात करेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में 2 तरह के लोग होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, दूसरी फर्म्स होती है। कंज्यूमर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फिकेशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ कि अपनी सेटिस्फिकेशन को मैक्सिमाइज करना, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना कंज्यूमर के लिए। और फर्म्स का होता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, अपने लाभ को अधिकतम करना। सो केन्स वॉज एग्रीड टू दिस। केन्स हाँ भी 2 तरह की है, कंज्यूमर्स है वो अपनी सेटिस्फिकेशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और फर्म्स है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है। जो क्लासिकल मॉडल्स हैं दे डज अ ग्रेट जॉब ऑफ डिस्क्राइबिंग द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। बेसिकली जो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं फुली एम्प्लॉयड हैं, वेयर एवरीवन इज वर्किंग, सबको काम मिला हुआ है। बेसिकली किन किन आइडियाज़ के ऊपर जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी बेस्ड थी उनको हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है फ्लेक्सिबल वेजेस। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो प्राइस और वेज हैं वो फ्लेक्सिबल होती है इकोनॉमी के अंदर। अगर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है इकोनॉमी के अंदर तो प्राइस और वेज अपने आप से ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेंगे इकोनॉमी को टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए। When times are good, तो wages and prices quickly go up. When times are bad, then wages and prices freely adjust downwards. क्लासिकल जो थ्योरी थी दैट वाज बिफोर ग्रेट डिप्रेशन, जहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्लासिकल फेवर करते थे। उस फ्री मार्केट के अंदर जब कोई प्राइसेस थे, प्राइसेस शुड बी फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। तो मार्केट्स अपने आप को अगर कोई इसी तरह के प्रोडक्ट्स में शॉर्टेज आती है या सरप्लस होती है तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में जहाँ पे एवरी वन हैज़ अ जॉब, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, एवरी वन हु वॉन्ट्स टू वर्क, जो भी काम करना चाहता है उसको काम मिल जाता है, सारे रिसोर्सेज हैं आर बीइंग फुली यूज टू देयर कैपेसिटी। अगर इफ़ कंपटीशन इज़ अलाउड टू वर्क तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ग्रेविटेट करेगी। तो इकोनॉमी है वो सेल्फ करेक्टिंग नेचर की है। जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो इट नीड्स नो हेल्प फ्रॉम एनी वन, यानी गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी वो सेल्फ करेक्टिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। क्लासिकल कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इनविजिबल हैंड पाए जाते हैं। इनविजिबल हैंड वो अनसीन फोर्सेस होते हैं, अनसीन वो मार्केट फोर्स होती है जो इकोनॉमी में जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स हैं उसकी हेल्प करते हैं इन अ फ्री मार्केट टू रीच इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली। जो अगर कोई किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इकोनॉमी के अंदर होता है, डिमांड या सप्लाई के अंदर कोई अगर चेंजेज आते हैं तो इकोनॉमी को वो हेल्प करते हैं फ्री इकोनॉमी को मूव करने के लिए टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी को फेवर करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को वो इग्नोर करते हैं। जैसे कि जो मार्केट विल फाइंड देयर ओन लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम विदाउट इंटरफेरेंस बाय पीपल और बाय गवर्नमेंट। कि फ्री मार्केट है वो हमेशा एक एफिशिएंट आउटकम को लीड करेगी और फ्री मार्केट है वो एक मार्केट है जो हमारी वो सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ करेक्टिंग नेचर की होगी। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के आइडियाज से अपनी थ्योरीज के अंदर कि फ्लेक्सिबल वेजेज होते हैं, प्राइस और वेजेज हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं कि इकोनॉमी में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस और वेज एडजस्ट करेंगे, इटसेल्फ एडजस्ट करेंगे टू करेक्ट दैट डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करेंगे। इनविजिबल हैंड कुछ ऐसी फोर्सेज होंगी जो इकोनॉमी को, फ्री इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई रिसेशन की अगर कोई कंडीशन आती भी है
ऐसा फेज आता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। मार्केट है वो फ्री मार्केट है, सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर की है, यानी सेल्फ करेक्टिंग नेचर की है। पीपल वर्क एट जॉब्स मेकिंग थिंग्स, दे गेट पेड, और वो इन चीज़ों को, इन वेजेस को दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। तो वर्कर्स क्रिएट देयर ओन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के आइडियाज़ थे। बट केन्ज की जो थ्योरी थी दैट वॉज एज अ दैट कि वो एक एज अ रिजल्ट आई थी एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। केंजियन मॉडल डिस्क्राइब्स कि हाउ इकोनॉमी वर्क्स इन शॉर्ट रन, कि शॉर्ट रन में इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी। केंजियन मॉडल वाज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। जब 1929-30 में जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी, महामंदी आई थी, उसके बाद केंज ने अपनी मॉडल फॉर्मुलेट किया। ही सेड कि द इकोनॉमी कैन बी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि जैसे क्लासिकल कहते थे कि इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होगा, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज को काम मिला हुआ है, सारे रिसोर्सेज मतलब वो यूटिलाइज हो रहे हैं अपनी कैपेसिटी के, अपनी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो केंज कहता है इकोनॉमी कैन बी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि जो इक्विलिब्रियम हो सकता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन ही रियलाइज्ड कि इकोनॉमी कुड बी वेल बिलो इट्स फुल पोटेंशियल आउटपुट, इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट मे बी सेल्फ करेक्टिंग, जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सेल्फ करेक्टिंग नेचर की इकोनॉमी होती है, अपने आप को वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर कर लेगी। तो केंज भी कहता है कि इट मे बी सेल्फ करेक्टिंग बट इट वाज टेकिंग वेरी लॉन्ग, कि एक बहुत टाइम ले रही थी अपने आप को करेक्ट करने के लिए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे रीच करने के लिए। तो इन द मीन टाइम क्या हो रहा था, पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था, लोगों की जॉब जा रही थी, देवर सफरिंग। तो बेसिकली इन दैट केस के जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है शॉर्ट रन के अंदर, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी हो जाता है। सो दैट केंज कहता है कि लॉन्ग रन तो कभी भी नहीं आता, शॉर्ट रन के अंदर ही जो इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो जो भी केंजियन मॉडल था या जो केंजियन ने अपनी थ्योरी दी, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट रन एनालिसिस, कि जो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो केंज स्टेट इंटरवेंशन को फेवर करता है इकोनॉमी में। दूसरे कहते हैं कि जो वेजेज एंड प्राइसेस हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर वो स्टिकी होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी वो जैसे क्लासिकल कहते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें एडजस्टमेंट होती रहती है, अगर वो डिमांड और सप्लाई में जब चेंजेज आते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। बट केंज कहता है कि डिमांड और सप्लाई में चेंज आने का प्राइस और वेजेज के ऊपर कोई रिस्पॉन्स, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वेज रिजिडिटी पाई जाती है, प्राइस रिजिडिटी होती है। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे रिसेशन के टाइम पे जो बिजनेसमैन है या बिजनेस है वो अवॉइड करते हैं वेज कट को, मजदूरी को कम करना, बिकॉज दे मे डिप्रेस मोरल एंड हर्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर्स, कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हर्ट हो जाएगी इससे। बेसिकली सिर्फ वेजेज है वो स्टिकी होती हैं। प्राइसेस भी, कि बहुत सारी मेन्यू कॉस्ट होती है, जैसे कि आप अगर प्राइस चेंज करेंगे, प्राइस में चेंजेस होंगे तो न्यू लेबल्स जनरेट करने होंगे, न्यू प्राइस लेबल, प्रोडक्ट लेबल्स, आपकी बिलिंग रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना होगा रिसेशन के टाइम में, वो भी ठीक है। तो सेकेंड कंज्यूमर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं या एंग्री हो जाते हैं अगर प्राइसेस उनके एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेसिकली केंज वॉज ऑफ द व्यू की जो प्राइसेस एंड जो वेजेस होते हैं इकोनॉमी में वो स्टिकी होते हैं, यानी चेंज नहीं होते हैं एज ए रिस्पॉन्स टू डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस। सो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू मेंटेन द प्राइस एंड वेज स्टेबिलिटी। केन्स कहता है कि जब व्हेन टाइम्स आर गुड तो लोग काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और जो भी चीज़ें उनको चाहिए उन पे खर्च करेंगे। तो वो स्पेंडिंग है, जो भी कंजप्शन स्पेंडिंग है, दैट स्टिमुलेट्स द इकोनॉमी और एवरीथिंग रन स्मूथली, ठीक है। बट ड्यूरिंग टफ टाइम्स, जब बिजनेस क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं या एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पीपल डोंट हैव मनी टू स्पेंड, उनके पास पैसा ही नहीं होता कंजप्शन पे खर्च करने के लिए, और इनफैक्ट जो भी उनके पास है वो भी उसको भी सेव करने की कोशिश करते हैं। तो जब लोग स्पेंडिंग करना या स्पेंड करना कम कर देते हैं तो जो इकोनॉमी का एक मोमेंटम है वो खत्म हो जाता है, मोमेंटम टूट जाता है। तो इट इज़ एग्जैक्टली कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है, व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन मेक सेंस, तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होगा, इंटरवेंशन करनी होगी इकोनॉमी में टू गेट स्टेबलाइज द इकोनॉमी। एक जो कंसेप्ट दिया केंजियन इकोनॉमिक्स में दिया गया, दैट वाज इन्फ्लेशनरी गैप, कि जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हो पाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी से कम हो जाता है। तो जो गैप होता है पोटेंशियल जीडीपी का जब हमारे और जो एक्चुअल जीडीपी है, तो वो उस गैप को बोलेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप। तो बेसिकली ये मेन आइडियाज़ थे जिसके ऊपर केंजियन थ्योरी बेस्ड थी।
तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल को। दैट वाज ए एक्सटेंशन ऑफ केंजियन शॉर्ट रन एनालिसिस, कि हैरोल्ड डोमर ने जो केंजियन थ्योरी थी या केंजियन एनालिसिस था, शॉर्ट रन एनालिसिस था, उसी को लॉन्ग टर्म में एक्सटेंड किया, लॉन्ग टर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया। So Keynes was concerned with the determination of income and employment in the short run. He completely ignored the economic growth, which is a long-term phenomena. जो क्लासिकल मॉडल थे वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिस्क्राइब करते थे, और जो केंजियन मॉडल है दे डज अ ग्रेट जॉब ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स इन द शॉर्ट टर्म, कि जब रिसेशन होता है या पीपल आर आउट ऑफ वर्क और व्हेन द इकोनॉमी इज टेम्परेरीली ओवर हीटिंग होती है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर होती है, तो बेसिकली शॉर्ट रन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो केंजियन थ्योरी थी दैट वाज कंसर्न विद द शॉर्ट रन, ही कंप्लीटली इग्नोर, कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ फिनोमिना है उसको इग्नोर किया उसने। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वाइल केन्स वाज प्राइमरली कंसर्न विद द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर जनरेटिंग इनकम, केन्स का जो मेन कंसर्न था इन्वेस्टमेंट को लेके, कि इन्वेस्टमेंट का एक ही काम होता है इनकम को जनरेट करना थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। आपने मल्टीप्लायर एनालिसिस पढ़ा होगा कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगी थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। केन्स ओवरलुक्ड द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ गिवन पीरियड ऑन द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि जो इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होता है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, बट इस इफेक्ट को, इन्वेस्टमेंट के इफेक्ट को केन्स ने इग्नोर किया, कंसिडर नहीं किया कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा, और कैपिटल अक्यूमुलेशन होने से क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है जो फैक्टर्स की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड एनेबल्स द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज ईयर आफ्टर ईयर। बट केन्स ने इस जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का वो कंसिडर नहीं किया अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी थ्योरीज के अंदर। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्या किया था, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट की बात की थी एंड टुक फॉर ग्रांटेड द इनकम इफेक्ट। उसने इनकम इफेक्ट जो एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट की उसको इग्नोर किया। केन्स ने इनकम इफेक्ट को कंसीडर किया, लेकिन जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का उसको इग्नोर किया। इनफैक्ट केन्स कहता है कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, वो कि जो केंजियन थ्योरी थी दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन शॉर्ट रन एनालिसिस, लॉन्ग रन की बात ही नहीं करता कि लॉन्ग रन के अंदर तो हम सब मर जाते हैं, लॉन्ग रन एग्जिस्ट ही नहीं करता, लॉन्ग रन कभी नहीं आएगा। बट हैरोल्ड एंड डोमर असाइन अ की रोल टू इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हैरोल्ड और डोमर जो मॉडल है वो इन्वेस्टमेंट को एक की रोल असाइन करता है अपने प्रोसेस में, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में। कैसे करता है वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हैरोल्ड डोमर कहते हैं कि देयर इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो तरह के इफेक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट कि इट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम थ्रू द मल्टीप्लायर प्रोसेस, जैसा कि केन्स कहता है कि इनकम का, इन्वेस्टमेंट का जो इफेक्ट है दैट इज टू जनरेट इनकम थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो हैरोल्ड डोमर भी कहता है कि एक साइड तो है इन्वेस्टमेंट, वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेगा, नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगा थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट, बट इन लॉन्ग रन इट एक्सपेंड्स अ सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हैरोल्ड डोमर ने जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी एस्पेक्ट है उसको भी कंसीडर किया, कि जो इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है बाय एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन के जरिए। ठीक है, तो दोनों ही की इन्वेस्टमेंट के दो एस्पेक्ट्स, दो साइड्स होते हैं। द फॉर्मर वे वी रिगार्डेड एज डिमांड इफेक्ट, इसको बोलेंगे हम जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू, तो इसको बोलेंगे हम डिमांड इफेक्ट, जो डिमांड को इंक्रीज करेगा, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेगा। और इसको बोलेंगे हम सप्लाई इफेक्ट, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट। तो क्लासिकल ने सप्लाई साइड को कंसीडर किया था और केन्स ने डिमांड साइड को कंसीडर किया था, और हैरोल्ड एंड डोमर ने डिमांड और जो सप्लाई इफेक्ट दोनों को ही अपने मॉडल के अंदर कंसीडर किया था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यू कैन से अजम्पशंस ऑफ द मॉडल। अब बात करते हैं हम हैरोल्ड एंड डोमर ग्रोथ मॉडल की अजम्पशंस की। फर्स्ट, अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि इनकम का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज है जो एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी के अंदर। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि जो इकोनॉमी की फंक्शनिंग है उसमें गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मॉडल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कोई किसी तरह का कोई ट्रेड इकोनॉमी के अंदर नहीं होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। देयर आर नो लेग्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, सारे अपने आप को एडजस्ट कर ले विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट लैग या कंजप्शन लैग वो नहीं होता है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज एपीएस और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस आर इक्वल टू ईच अदर, यानी एपीएस इज इक्वल टू एमपीएस। नेक्स्ट इज बोथ प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल कोफिशिएंट यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो आर गिवन कांस्टेंट।
कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है कि आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत है, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। जितने हमारे कैपिटल रिसोर्सेज हाई क्वालिटी के होंगे उतना ही जो कैपिटल आउटपुट रेशियो वो लो होगा। यानी हम अगर कम इनपुट से, कम कैपिटल से हम अगर ज़्यादा आउटपुट हम इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट कर सकते हैं, तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होगा। और सेविंग रेशियो इज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग डिवाइड बाय नेशनल इनकम, टोटल इनकम। दिस अमाउंट्स टू, तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, सेविंग रेशियो और कैपिटल कोफिशिएंट यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो है, दोनों ही कांस्टेंट है। दिस अमाउंट्स टू अज्यूमिंग दैट द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स ऑपरेट्स इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ फिक्सिटी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। कि इकोनॉमी के अंदर जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग आर ऑल डिफाइंड इन द नेट सेंसेस, दे आर कंसिडर्ड ओवर एंड अबव द डेप्रिशिएशन। इन डेप्रिशिएशन रेट है उसको इन वेरिएबल्स के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अंदर, वो नेट सेंस के अंदर हम कंसीडर करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। सेविंग एंड इनकम, इन्वेस्टमेंट आर इक्वल इन एक्स एंटे एज वेल एज एक्स पोस्ट सेंस। देयर इज अकाउंटिंग एज वेल एज फंक्शन इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है दोनों ही सेंस के अंदर, जो एक्सपोज सेंस और एक्सेंटे यानी प्लान्ड जो हमारी होगी और एक्चुअल जो हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट वेरिएबल्स है, वो दोनों में इक्वालिटी होगी। तो हम बात करते हैं हैरेड-डॉमर ग्रोथ मॉडल की। इन ऑर्डर टू इंश्योर स्टेडी ग्रोथ विद फुल एम्प्लॉयमेंट, द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू हैरेड-डॉमर ग्रोथ मॉडल। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट मस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग पीरियड आफ्टर पीरियड। कि अगर इकोनॉमी को लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ के ऊपर जाना है तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, रियल नेशनल इनकम हैज़ टू इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। जितनी उत्पादकता बढ़ती है, जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उतनी मांग भी बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। द रीजन इज सिंपल कि इफ इनकम डज नॉट इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट इंक्रीज। बेसिकली इनकम बढ़ेगी नहीं तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो न्यू कैपिटल स्टॉक है विल रिमेन आइडल, यानी हम उसके, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है इकोनॉमी में। बेसिकली जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो आइडल रहेगा, व्यर्थ रहेगा। सो ऑल वर्कर्स कैन नॉट बी अब्जॉर्ब, हम सारे वर्कर्स को काम नहीं दे पाते। इन दैट केस हम इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ को फायर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन सच अ सिचुएशन वेयर बोथ कैपिटल एंड लेबर फोर्स आर नॉट फुली यूटिलाइज, कि ना तो कैपिटल स्टॉक यूज हो रहा है, फुली यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, ना ही जो लेबर फोर्स हम उसको फुली ऑब्जर्व कर पाए इकोनॉमी में। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको अचीव इकोनॉमी नहीं कर पाएगी अगर ये होता है। तो इसलिए जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होता रहना चाहिए, और जिससे इन्वेस्टमेंट से जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे कि हैरेड-डॉमर ने कहा कि दो एस्पेक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, कि एक साइड तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज हो रहा है, कर रहा है, सेकंड जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। बेसिकली प्रोडक्टिविटी है वो हमारी उस पर कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। जितना हमारा लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतनी हमारी हाई प्रोडक्टिविटी होगी। तो उस केस में तो जितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो मांग भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रीच टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम स्टेडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं हैरेड ग्रोथ मॉडल की। हैरेड ने अपने ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या क्या एनालाइज किया। RF Harrod tries to shows in his model how steady growth may occur in the economy. He seeks to explain the secular causes of unemployment and inflation and the factors which determine the equilibrium and the actual rate of capital accumulation. Basically अपने मॉडल में वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है या इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो उनके पीछे कौन कौन से कॉजेज होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमी की लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे और जो कैपिटल अक्यूमुलेशन है उसकी रेट को जो डिटरमाइन करेंगे। तो हैरेड मॉडल इज बेस्ड अपॉन 3 डिस्टिंक्ट रेट्स ऑफ ग्रोथ। 3 ग्रोथ रेट को इकोनॉमी के अंदर वो जो मॉडल था हैरेड का, दैट वाज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ: एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। इन तीनों ही रेट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो फर्स्ट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ द रियल रेट इंक्रीज इन अ कंट्री GDP पर ईयर, कि पर ईयर किसी कंट्री की GDP के अंदर जो इंक्रीमेंट आता है दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ रेट, यानी रियल GDP में।
it is represented by z and it can be expressed as j is equal to delta y by y। यानी जो जीडीपी के अंदर y stands for real GDP of a country, तो जीडीपी के अंदर जो भी पर ईयर चेंज आता है दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट। इट इज डिटरमाइंड बाय, दो चीज़ों से डिटरमाइन होती है, दो फैक्टर होते हैं, सेविंग रेशियो यानी जो हम स्मॉल एस से शो कर रखा है एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो सी से शो कर रखा है। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज इक्वल टू सेविंग रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब सेविंग रेशियो क्या होता है? सेविंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ नेशनल सेविंग टू नेशनल इनकम, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम बोलते हैं सेविंग रेशियो, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एवरेज औसत बचत प्रवृत्ति हम कैसे निकालते हैं? एस बाई वाई, यानी रेशियो ऑफ नेशनल सेविंग टू नेशनल इनकम। तो वी कैन रिप्रेजेंट स्मॉल एस यानी सेविंग रेशियो इज इक्वल टू एस बाई वाई। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम में इंक्रीमेंट आने से या इनकम इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट कैसे किस रेशियो पे किस परसेंट प्रोपोर्शनली कितना इंक्रीज होता है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो से, सी से, दैट इज डेल्टा के, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल स्टॉक, तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक होता है नेट इन्वेस्टमेंट हमारा, तो डेल्टा के को हम लिख सकते हैं आई से शो कर सकते हैं, तो हम वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज सी इज इक्वल टू आई बाई डेल्टा वाई, यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज इन इनकम टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी जी है वो डिपेंड करती है सेविंग रेशियो के ऊपर और कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल ग्रोथ रेट एंड इट्स डेट्रीमेंट वाज एक्सप्रेस्ड एज जी सी इज इक्वल टू एस। तो फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन थी हैरेड मॉडल की एक्चुअल ग्रोथ रेट की, दैट वाज जी सी इज इक्वल टू एस। यहाँ पे जी है हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट, सी हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड एस है हमारा स्मॉल एस है हमारा सेविंग रेशियो। तो हम यहाँ से जी से निकाल सकते हैं एस बाई सी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ जी सी एंड एस इन अबव इक्वेशन वी गेट जी की वैल्यू रखोगे डेल्टा वाई बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू रखोगे आप आई बाई डेल्टा वाई, जो ऊपर आपने इक्वेशन देखी है, एस की वैल्यू रखोगे एस बाई वाई। तो वी कैन गेट फ्रॉम हेयर आई बाई वाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें ये मिलेगा आई बाई वाई इज इक्वल टू एस बाई वाई, और फाइनली वी विल गेट आई इज इक्वल टू एस, यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। That is the condition for achieving the steady state growth in the economy. Saving is equal to investment की जो इक्वालिटी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होने चाहिए और फॉर अचीविंग द स्टेडी स्टेट ग्रोथ। नेक्स्ट ग्रोथ रेट की बात करते हैं हम, वारंटेड ग्रोथ रेट। इट रेफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी व्हेन इट इज़ वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी जो हमारे फैक्टर्स है प्रोडक्शन है दैट आर बीइंग फुली यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उस ग्रोथ रेट को बोलेंगे हम वारंटेड ग्रोथ रेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। डिमांड इज़ हाई इनफ फॉर बिजनेसमैन टू सेल वट दे हैव प्रोड्यूस्ड, कि जितना भी इकॉनमी के अंदर सप्लाई होती है प्रोडक्शन होता है उसको वो सारा का सारा बिक जाता है बेसिकली। तो डिमांड इज इतनी डिमांड होती है कि जो बिजनेसमैन अपने जितना भी उन्होंने प्रोडक्शन किया वो सारा बेच दे एंड दे विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एट द सेम रेट, यानी जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं दे आर सेटिस्फाई विद देयर कंटेंट। तो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय सेविंग रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया सेविंग रेशियो क्या होता है, नेशनल सेविंग डिवाइड बाय नेशनल इनकम, और कैपिटल रेशियो क्या होता है, चेंज इन दैट इज रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम। तो रिलेशनशिप बिटवीन द वारंटेड ग्रोथ रेट एंड डेट्रीमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड एज जी डब्ल्यू सी आर इज इक्वल टू एस। यहाँ पे जी डब्ल्यू स्टैंड फॉर वारंटेड ग्रोथ रेट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ जो चेंज इन जी डी पी हमारी डेल्टा वाई बाई वाई। सी आर इज़ द रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि जो जितना हमें जो कैपिटल आउटपुट रेशियो रिक्वायर्ड है वारंटेड ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए स्टैंड करता है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सी आर से। इट इज़ द वैल्यू ऑफ आई बाई वाई, जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर लिया था, सी इज इक्वल टू आई बाई डेल्टा वाई, तो ये उसी की वैल्यू है, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो, और एस इज द सेविंग इनकम रेशियो एस बाई वाई। तो अकॉर्डिंग टू हेरेड द इकॉनमी कैन अचीव स्टेडी ग्रोथ व्हेन जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू एंड सी इज इक्वल टू सी आर, कि जब हमारी एक्चुअल
एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट जब दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर कब होंगे? जब C इज इक्वल टू CR, यानी जो हमारा एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, जो रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है, दोनों बराबर होंगे। तो बेसिकली हमारा G और GW एक्चुअल ग्रोथ रेट और हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट है, दोनों बराबर हो जाएंगी। और दिस इज द कंडीशन कि जब इकोनॉमी एक स्टेडी ग्रोथ को अचीव कर सकती है। यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन वो डिस्कस करते हैं, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, कि जब इकोनॉमी के अंदर जी और GW दोनों बराबर नहीं होंगे, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी, तो कैसे इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, यानी कौन कौन सी ऐसे सिचुएशन होगी। तो बेसिकली जैसे हैरड कहता है कि जी और GW यानी C और CR दोनों बराबर होने चाहिए अगर हमें स्टेडी ग्रोथ को अचीव करना है। दिस अमाउंट्स टू सेइंग के जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, कि जो हमारा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, दोनों बराबर होने चाहिए टू अचीव स्टेडी स्टेट ग्रोथ। तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस हैरड एनालाइज करता है, दो तरह की सिचुएशन जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, जब जी यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन इज कि जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होती है, इट मीन्स आप यहाँ से जो फॉर्मूले में पुट करेंगे G इज इक्वल टू S बाई C एंड GW इज इक्वल टू S बाई CR, अगर दोनों का आप यहाँ कंडीशन से इक्वलाइज करेंगे ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन GW, तो वी विल फाइंड कि जो हमारा इक्वायर्ड कैपिटल रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन एक्चुअल कैपिटल रेशियो। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी जहाँ पे ग्रोथ रेट हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होती है, या जो एक्चुअल इनकम ग्रोथ इज फास्टर देन द अलाउड बाय द ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, तो दिस विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल रेशियो है वो हमारा लेस है, एक्चुअल कैपिटल रेशियो रिक्वायर्ड कैपिटल रेशियो ज़्यादा है, एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा कम है, यानी देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गुड्स, जिससे क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। बेसिकली जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई वैसे इंक्रीज नहीं हो रही है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो दिस विल लीड टू द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन द रिवर्स सिचुएशन की जब ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से हमारी कम होती है, दिस इज द सिचुएशन। तो जो हमारा जो एक्चुअल कैपिटल रेशियो है, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, या एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो से, तो दिस विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, यानी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, हमारे पास कैपिटल गुड्स सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है बेसिकली। तो इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड एंड दिस विल लीड टू द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो दीज आर द इंस्टेबिलिटी कंडीशन, जब G GW से ज़्यादा होगा या G जब GW से कम होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, एक इन्फ्लेशन को जनरेट करनी है, दूसरी कंडीशन डिफ्लेशन की तरफ मूव कर रही है। तो बेसिकली इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक्चुअल ग्रोथ रेट का और वारंटेड ग्रोथ रेट का दोनों का इक्वल होना जरूरी है। थर्ड ग्रोथ रेट की बात करते हैं हम, नेचुरल ग्रोथ रेट की। इट इज़ द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे GN से। इट इज़ द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि लेबर फोर्स है वो 3% पर ईयर ग्रो कर रही है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जो इकोनॉमी की जो एनुअल ग्रोथ है दैट ऑल्सो मस्ट बी 3%, ठीक है, यानी विच विड इट इज़ द रेट विच वुड इंश्योर the maximum feasible growth rate which would ensure the full employment of all resources including manpower. It refers to the maximum rate of growth permitted by population growth, increase in the availability of natural resources and technological progress. The third fundamental relation in Harrod model showing the determinants of natural growth rate is GN/CR is either equal or not equal to saving ratio, यानी GN stands for natural growth rate, CR is a required capital output ratio and S is equal to saving ratio. Thus for achieving equilibrium rate of growth with full employment of resources in the current year as also for maintaining it year after year, कि आगे फर्दर फ्यूचर में मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो तीनों ग्रोथ रेट हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर हमें इकोनॉमी में जो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ को अचीव करना है विद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी वो ग्रोथ जो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को परमिट करती है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, टेक्नोलॉजी को जो गिवन है इन सबको
इनमें इंक्रीज को अलाउ करती है। तो बेसिकली जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट के और वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज अ थर्ड फंडामेंटल इक्वेशन दैट इज गिवन बाय हैरेड रिगार्डिंग नेचुरल ग्रोथ रेट रिलेशन। नेक्स्ट इज इंट्रैक्शन ऑफ जी डब्ल्यू एंड जी एन। तीनों में इंट्रैक्शन को शो किया है कि इक्वालिटी होगी तीनों ग्रोथ रेट के अंदर जी डब्ल्यू जी एन, तो दे विल इंश्योर द बैलेंस ग्रोथ इक्विलिब्रियम। इस जो ग्रोथ इक्वालिटी को जॉन रॉबिन्सन क्या कहते हैं, गोल्डन एज, as it represents a very satisfactory and happy situation in the economy. golden, तभी इसको golden age का नाम दिया जॉन रॉबिन्सन ने, because the equality of these three growth rates will ensure steady equilibrium growth rate. इकोनॉमी के अंदर जो एक steady equilibrium growth है उसको इंश्योर करेगी, along with फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, लेबर को सब जो भी लोग काम करना चाहते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ वेजेस, तो सबको काम मिल जाता है, एंड विदाउट क्रिएटिंग एक्सेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसर जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं सारा का सारा बिक जाता है, अनसोल्ड नहीं रहता है, यानी प्रोड्यूसर आर सेटिस्फाइड विद द कंटेंट दे प्रोड्यूसिंग, ठीक है। बट दिस इज अ नाइफ एज बैलेंस, यानी जो एक चाकू की धार पे चलने वाला एक बैलेंस होता है, दैट इज लाइक नाइफ एज बैलेंस, कि इस रेट के ऊपर मेंटेन करना इकोनॉमी को इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। फॉर वंस देर इज एनी डाइवर्जेंस बिटवीन, अगर कोई भी किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आता है या डाइवर्जन आता है तीनों रेट्स के अंदर, एक्चुअल वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट के अंदर, तो सेक्युलर स्टेग्नेशन या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो जाएगी। तो इकोनॉमी डिस्टर्बेंस कैसे डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएंगी, जहाँ पे इकोनॉमी या तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन पे होगी या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन पे होगी, अगर ये तीनों रेट बराबर नहीं होती है। तो बेसिकली टू मेंटेन द इक्वलिटी ऑफ तीनों जो ग्रोथ रेट है उनकी, दैट इज अ नाइफ एज बैलेंस बाय हैरेड। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इंट्रैक्शन में कि जब इंस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, जब तीनों ग्रोथ रेट इक्वल नहीं होती है, व्हेन जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी एन, व्हेन वारंटेड ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन नेचुरल ग्रोथ रेट, इट मीन्स कि जी डब्ल्यू है वो जी से भी बड़ा है, क्योंकि जी हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो नेचुरल ग्रोथ रेट से तो ऊपर हो नहीं सकता। तो जब वारंटेड ग्रोथ रेट हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है दैट इज लेस देन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है लेकिन जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कम है। तो इट मीन्स देर विल बी एक्सेस कैपेसिटी एंड दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी एंड दिस विल लीड टू सेक्युलर स्टेग्नेशन इन द इकोनॉमी। यहाँ पे जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी एन क्या इंप्लाई करता है कि जो वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, इट मीन्स कि लेबर सप्लाई इज़ नॉट एडिक्वेट, कि लेबर सप्लाई इतनी नहीं है हमारे पास, नेचुरल ग्रोथ रेट कम है, यानी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है, लेबर सप्लाई की ग्रोथ रेट कम है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। बेसिकली दिस विल लीड टू एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट लेबर उतना हमारे पास नहीं है काम करने के लिए। तो एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन होगी, यानी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो कम होना चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है रिक्वायर्ड लेवल से। तो इससे क्या होगा, एक्सेस कैपेसिटी होगी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली, तो उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम किया जाएगा क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उससे इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर आएगी। जो एम्प्लॉयर्स है वो एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है या वर्कर्स है वो अपनी जॉब को लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी एक स्टेग्नेशन की तरफ, यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है विद द डिफ्लेशन, कि जब प्राइसेस भी कम हो जाते हैं तो डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं हो पाती है, सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इकोनॉमी एक स्टेग्नेशन की तरफ मूव करेगी। दूसरी सिचुएशन है जब नेचुरल ग्रोथ रेट है वो जब वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोथ पॉपुलेशन लेबर सप्लाई की ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कम है, यानी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट वो कम हो रहा है, यानी जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो दिस विल लीड टू फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जिसमें पे डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा होगी, जो एक सेकुलर इन्फ्लेशन की तरफ इकोनॉमी मूव करेगी, सेकुलर इन्फ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल करेगी। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होती है, इन दैट केस कि जो कैपिटल है दैट बिकम्स इनसफिशिएंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी बेसिकली, क्योंकि जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम होगा। तो इसलिए वो सारे एम्प्लॉयज हैं उनको या सारे वर्कर्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन, इन दिस सिचुएशन जो डिमांड है दैट इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, क्योंकि उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है या उतना रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट लेवल कम है, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो रहा है अप टू द एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड लेवल। तो डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सप्लाई, क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है। तो दिस विल लीड टू द सेकुलर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। हेरेड कहता है कि इट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ वारंटेड ग्रोथ रेट जो मैटर करती है, बट इट इज़ द डिसइक्विलिब्रियम, जो डिपार्चर होता है जी का GW से और जो उसका प्रोडक्शन डिसीजन पे इफेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस आता है, वो मैटर करता है इकोनॉमी के अंदर। तो दिस वॉज इंटरेक्शन ऑफ G, GW एंड GN एंड दिस वॉज द हेरेड ग्रोथ मॉडल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डोमर ग्रोथ मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।